बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। इस वक्त अदलिया और हुकूमत के दरमियान जो महाजराई चल रही है, आज हुकूमत की तरफ से उसके ऊपर 2 वार जो हैं वो किए गए हैं और बड़े भी हैं और कड़े भी हैं। इन दोनों के ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो असम्बली से उसका वजूद ख़त्म हो गया, इस पर बात करते हैं। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई बड़ा सरप्राइज़ भी आ सकता है। लेकिन इन सबसे बड़ी खबर इस वक्त जो है वो है लाहौर का जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मैं आगाज़ उसी से करता हूँ। कल आपको मैंने गुजारिश की थी कि इनको जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट पहुँची और अदालत ने हुक्म दिया इंतज़ामिया को कि 5 बजे तक फ़ैसला करें कि आपने इनको इजाज़त देनी है या नहीं देनी। तो फिर इजलास हुआ। इजलास के बाद उनको इजाज़त तो दी गई, लेकिन वो इजाज़त ना देने के मुतरादिफ है। जो असल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हदफ था कि मीनार पाकिस्तान पे जलसा करें, तो उसकी तो उनको इजाज़त नहीं मिली। अब उनको एक और जगह पे दे दी गई, मवेशी मंडी, और वहाँ पे यानी कि डिसरप्ट करने की पूरी कोशिश की गई है। और वहाँ पे सख्ती भी काफ़ी बढ़ गई है और खप रोला शुरू हो चुका है। वहाँ पे कुछ ट्विटर के ऊपर चीज़ें इस तरह की आ रही हैं कि एहतजाज हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और इस चीज़ के ऊपर हुकूमत जो है वो यानी कि आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स कर रही है कि इसी वजह से हम इनको एहतजाज की इजाज़त नहीं देते, जो ये काम इस वक्त कर रहे हैं। बहरहाल ये कहानी अपनी जगह पर है। तो तहरीक इंसाफ का ये बड़ा मैच होगा पंजाब में। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तवील अरसे से पंजाब के अंदर कदम रखने की इजाज़त नहीं है। अब कदम रखने से मुराद ये है कि या तो वो बेचारे अंडरग्राउंड हैं अरकान और रहनुमा, या फिर पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है, तो वहाँ उनके ऊपर सख्ती बहुत ज़्यादा है तहरीक इंसाफ के ऊपर। और इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज इनको दरपेश होगा वो होगा अली अमीन गंडापुर साहब का काफ़िला, कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ पर एक बहुत बड़े और एक मुतासिर कुन काफ़िले के साथ पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। ये सारी सूरत हाल इंशाअल्लाह आपको कल ज़रूर आगाह करेंगे। बहरहाल एक टेस्ट केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के हवाले से कि वो इसके ऊपर क्या करते हैं, क्योंकि अलीमा खान साहिबा कल कह चुकी हैं कि जो मर्ज़ी कर लें, इन्होंने करबला बनाना है तो बनाएं, हम उसके लिए तैयार हैं और हम भी निकलेंगे और पूरा लाहौर निकलेगा और हर सूरत निकलेगा। इमरान खान साहब कह चुके हैं कश्तियाँ जला कर निकलें। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी जो मर्ज़ी हो जाए, आपको ये अगर रोकते हैं तो आप अपने इस जलसे को एहतजाज में तब्दील कर दें। तो ये भी इंस्ट्रक्शंस इमरान खान साहब की जानिब से आ चुकी हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस दरिया को वो कैसे अबूर करते हैं, क्योंकि मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। अव्वलन उनकी हुकूमत की कोशिश और ख्वाहिश भी यही थी कि इनको इजाज़त न दी जाए। बहरहाल इजाज़त उन्होंने दी दिल पे पत्थर रख के। अब इसका आप इंतज़ार करें कि सूरत हाल किस तरीके से डेवलप होती है। तो ये तहरीक इंसाफ का जो ज़ोर है उसका तो कल पता चलेगा। आज रात गए भी काफ़ी इतलात आप तक पहुँच जाएंगी ऑब्वियसली, लेकिन कल सुबह से जो है ये काम शुरू हो जाएगा। और जो SOPs उनको बताई गई हैं वो बड़ी सख्त हैं। यानी कि आपने महदूद कर दिया 2 बजे से 5 बजे तक जलसा ख़त्म करें। मैं आपको चैलेंज करता हूँ 2 बजे से 5 बजे इतना टाइम देकर आप पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, JUI हो, जो भी जमात हो, आप उनको इतना वक्त दे दें कि इन कंडीशंस के साथ आप जलसा करके दिखा दें। कोई भी जलसा नहीं कर सकेगा। तो इसका मतलब यही होता है कि इजाज़त ना देना, यानी इजाज़त इस तरह की देना कि वो आप ट्रैप बना के उनके आगे रखें ताकि वो इस ट्रैप में आ जाएं और फिर आप अपने कानून का निफाज उनके ऊपर कर दें, मुकदमात बना दें और वो ज़ेर इताब आ जाएं। तो ये इस किस्म का ट्रैप है। मैं तो इसको यही समझता हूँ। बट देखते हैं कि सूरत हाल कैसे इवॉल्व होती है और डेवलप होती है। मैं आता हूँ जो बड़ी खबरें हैं आज की। आज मैं आपको कल भी गुजारिश कर चुका हूँ और कुछ अरसे से कर रहा हूँ, मामला बड़े तशवीशनाक हैं। जो हुकूमत या आप कह लें पार्लिमान और अदलिया ये आमने सामने हैं और इस वक्त हुकूमत जो है वो पूरा जोर लगा रही है कि पार्लिमान को इस्तेमाल करते हुए जो भी उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं फ्यूचर के या मौजूदा, वो उनको अचीव करना चाहती है पार्लिमान के लुबादे में, और पार्लिमान का इस्तेमाल हो रहा है और धड़ाधड़ हो रहा है। आज भी इसी से मुताल्लिक़ 2 खबरें हैं। पहली खबर तो ये आई कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने पार्टी पोजीशन जो है वो जारी कर दी है नेशनल असम्बली की। पार्टी पोजीशन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 0 यानी सीट नशिस्तें दी गई हैं और तमाम नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिस्से में डाल दी गई। अब इसका और बाकी जमातें जो भी हैं यानी नून लीग, JUI, पीपल्स पार्टी, MQM वगैरह वगैरह जो भी जमातें हैं उन सब की बता दिया गया है कि इनकी इतनी नशिस्तें, इनकी इतनी 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 इतनी, तहरीक इंसाफ 0 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 80 नशिस्तें। अब ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है। ये गुगली है, आप इसको गुगली समझें, आप इसको वारदात समझें हुकूमत की तरफ से। और इस अमल का मतलब ये है, ये जो मैंने आपको बताया कि 80 नशिस्तें जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हैं, कौमी असम्बली की। मतलब इसका ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है फिर मखसूस नशिस्तों के हवाले से वो रद्दी की टोकरी में अमलन चला गया। ये एक बड़ी पेचीदा सूरत हाल है। अब इसका फॉलोआउट भी होगा।
लेकिन जो असल बात है, जिस चीज़ के ऊपर फैसला आया था, वो है 23 मखसूस नशिस्तें जो कि पहले तकसीम कर दी गई, फिर उसका नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया, अब वो खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो था उसमें इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया कि ये 23 नशिस्तें तहरीक इंसाफ के हिस्से की हैं, और जो 80 अराकीन थे उनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। 39 अराकीन ऐसे थे जिनका पार्टी टिकट या सर्टिफिकेट वो जमा था, तो वो 39 अराकीन तो तहरीक इंसाफ के शुमार हो गए, और जो बाकी 41 अराकीन थे उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म था कि वो उनको वक्त दिया जाता है मुकर्ररा कि उसके अंदर वो अपना पार्टी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा सकते हैं, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो पार्टी पोजीशन बने उसके मुताबिक उन मखसूस नशिस्तों का फैसला करे। अब जबकि इधर आपने उधर सीट्स मिली तहरीक इंसाफ को, इधर आपने 80 की 80 सीटें जो हैं वो डाल दी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने हुक्मनामे के अंदर कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इन सीटों की हकदार नहीं है मखसूस की। अब जबकि सारी सीटें अब जो इधर कौमी असम्बली की जो पार्टी पोजीशन आई उसमें तो डाल दी गई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, अब फैसले के तनाजुर में भी उनको कोई सीट नहीं मिल सकती, और जो पीटीआई के लिए थी, पीटीआई खुद पार्लिमानी जमात न रही। आपको याद है कि जब 39 अराकीन तहरीक इंसाफ के शुमार हो गए तो फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी हुआ कि वो पीटीआई के हैं। इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर पार्लिमानी पार्टी बन गई, यानी पार्लिमानी पार्टी से मुराद उनके अराकीन जीते हुए ईवान के अंदर मौजूद हैं। ये इलेक्शन कमीशन ने भी मान लिया था। अब जबकि ये पार्टी पोजीशन आ गई है तो पार्लिमान ने तहरीक इंसाफ के वजूद को कौमी असम्बली से उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब मखसूस नशिस्तें जो हैं वो तहरीक इंसाफ को तो नहीं मिलेंगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि उन्हीं को मिलनी चाहिए, और सीटें जो हैं कौमी असम्बली ने दे दी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को। इस वक्त जो सूरत हाल है उस पार्टी पोजीशन के अंदर वो 23 नशिस्तें ताहाल खाली हैं, यानी कि उनका स्टेटस ज़ीरो है, कहीं किसी को नहीं मिली, वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, ब्लैंक है। अब आ जाती है बारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। मैंने आपको कल भी गुजारिश की, कल उनका तीसरा इजलास था, आज 14 इजलास हुआ, जिसमें गौर ख्वाज हो रहा है कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। आज भी कोई फैसला नहीं हुआ, अब उनका इजलास होगा पीर को, तो ये बीच में 2 दिन का वक्फा और आ गया। अब इस वक्त इलेक्शन कमीशन क्या सरप्राइज़ दे सकता है? ऐन मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन ये जो कानून साजी हुई और उसके बाद जो ये अमल हुआ मखसूस नशिस्त यानी इसका पार्टी पोजीशन वाला, इसी को एक्सेप्ट कर ले और कह दे कि बस ऑर्डर के ऊपर, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है वो इस कानून साजी के सामने गैर मुअस्सर हो गया, लिहाजा वो इसी को अमल दरामद समझे और फिर वो डायरेक्टली आ जाए उन 23 नशिस्तों की तकसीम के ऊपर। अगर वो 23 नशिस्तें उस तरह तकसीम हो जाती हैं तो फिर ये जो पाकिस्तान ये हुकूमती इत्तेहाद है, इनको फिर से 2 ताई अक्सरियत दस्तियाब हो जाएगी और फिर उनको मौलाना की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। और आज मौलाना साहब को उन्होंने कुछ ठंडा भी कर दिया। इस किस्म का जो ये चीज़ें करके ना, अगर ये इस तरह पहुंच जाते हैं, बहरहाल बात अब जाएगी सुप्रीम कोर्ट। हर सूरत अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सरप्राइज़ देता है कि वो इस कानून साजी को और इस पार्टी पोजीशन को तस्लीम कर लेता है, एक्सेप्ट करता है और उसके मुताबिक आगे बढ़ता है मखसूस नशिस्तों की तकसीम के लिए, तो फिर तहरीक इंसाफ दरख्वास्त लेके पहुंच जाएगी सुप्रीम कोर्ट कि हुजूर वाला आपने हमें नशिस्तें दी, हमारे अराकीन थे, एक तो हमें पार्लिमानी पार्टी तस्वुर नहीं किया गया, वहाँ से निकाल दिया, और जो मखसूस नशिस्तें हैं जो कि हमें मिलनी चाहिए थी आपके ऑर्डर के मुताबिक, वो अब तकसीम कर रहा है इलेक्शन कमीशन दूसरी जमातों को। तो ये सूरत हाल मुमकिन हो सकती है। या फिर इलेक्शन कमीशन मुतफरिक दरख्वास्त के साथ खुद इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि हुजूर ये सूरत हाल बनी थी और ये हमने फैसला किया है और ये हमारी अमल दरामद रिपोर्ट है। उसके ऊपर अब जो फिर हतमी फैसला होगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट का। उस जगह के ऊपर आ जाएगी पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल बिल मुकाबिल, एक्चुअली फिजिकली आमने सामने होंगे कि इनका फिजिकल ऑर्डर जो है वो मौजूद है पार्लिमान का। जैसा कि आज उन्होंने पार्टी पोजीशन शो की और कल स्पीकर का ख़त आया, फिर स्पीकर पंजाब असम्बली का ख़त आया और ये पार्लिमानी पार्टी भी तरीके से ख़त्म हो गई। इलेक्शन कमीशन ने तो अमल दरामद नहीं किया, इन्होंने जो कानून बनाया पार्लिमान ने उस पर उन्होंने अमल दरामद भी कर लिया और नाफिजुल अमल भी हो गया, पार्टी पोजीशन भी आ गई। मखसूस नशिस्तों का फैसला वो तो ECP करेगा। तो अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से आगे क्या लाया अमल अख्तियार किया जाता है, असल खबर वहाँ से निकलेगी और जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट, फिर जो उसका हतमी फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो सूरत हाल आप देख लें किस कदर तशवीशनाक है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कानून साजी में सवालात खड़े कर दिए तो फिर आप बताएं पार्लिमान और कानून ये आमने सामने होंगे या नहीं होंगे। एक तो ये खबर थी और इसी के अंदर आपको मैंने गुजारिश कर दी, मौलाना फजल रहमान साहब को आज ठंडा किया। आज उनकी टोन जो है मौलाना साहब की चेंज थी। अव्वलन ये खबर आई थी कि मौलाना साहब 10 दिन के लिए जा रहे हैं
कोई इंटरेक्शन नहीं होगा मीडिया से, कोई मुलाकात गुफ्तगू इस तरह की बातें नहीं होगी। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन आज ऑर्डिनेंस भी आया और फिर ये पार्टी पोजीशन भी आई, मौलाना साहब भी अचानक नमूदार हुए और उन्होंने टॉक की, बहुत सारी ऐसी बातें की जो मैं गैर मुतवक्की थी मेरे लिए। तो यानी उन्होंने ये कह दिया कि हमारे दरमियान तो तय हो गया था कि पीपल्स पार्टी अपना ड्राफ्ट तैयार करे, हम अपना ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, तो फिर आपको बीच में ये ऑर्डिनेंस लाने की क्या ज़रूरत थी। साथ ही उन्होंने ये कहा कि आईनी अदालत के ऊपर भी हमारा इत्तफाक है, ये भी बात वो माने, पीपल्स पार्टी का इत्तफाक, नून लीग का इत्तफाक, मौलाना का इत्तफाक, आईनी अदालत के ऊपर तीनों का इत्तफाक है। तो इसका मतलब उसको तो बनने से कोई रोक नहीं सकता। इन तीनों जमातों का अगर मौलाना का इत्तफाक है तो फिर हुकूमत को ये वाली मखसूस निस्तों की ज़रूरत ही कोई नहीं, तो वो आईनी अदालत तो फिर इसका मतलब है बने ही बने हर सूरत। बहरहाल ये मौलाना का था। अब आ जाते हैं जनाब, एक और जो वार था, ये एक था पार्टी पोजीशन वाला, और दूसरा वार ये है कि आज एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ। आपको याद है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना, जो इसी हुकूमत ने बनाया, और फिर उसके बाद आज उसी एक्ट के अंदर मज़ीद तरमीम की गई है और वो ऑर्डिनेंस की शक्ल में अब जारी कर दिया गया और वो नाफिजुल अमल भी हो गया। सर्कुलेशन समरी के ज़रिए काबीना से मंजूरी ली गई, उसके बाद वो सदर मुमलिकत के पास पहुंचा, ज़रदारी साहब के पास, उन्होंने दस्तखत भी कर दिए, तो इस तरह उसका निफाज भी हो गया। एक ही दिन के अंदर ये बड़ी कार्रवाई डल गई। अब उसमें है क्या, दो अहम चीज़ें हैं उसमें। नंबर एक, इस हुकूमत को एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश था जस्टिस मुनीब अख्तर की शक्ल में। उनसे बड़े नाला और या आप कह लें नाखुश या आप कह लें तंग। आपको एक 3 रुकनी बेंच याद होगा, अलमारूफ उमरता बंदियाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। ये 3 रुकनी बेंच बनता था जिसको कहा जाता था लाइक माइंडेड। और वो बल्कि आपको याद होगा मरीम नवाज़ ने तो अपने जलसे में वो तस्वीर भी लगा दी थी, यानी जज साहिबान की हाजिर, यानी जो इस वक्त ड्यूटी पर हैं, यानी कि कोर्ट में मौजूद है उनके। बहरहाल कोई नोटिस नहीं हुआ था उसके ऊपर। उमरता बंदियाल साहब रिटायर हो गए, एजाजुल एहसन साहब इस्तीफ़ा दे के चले गए, पीछे बच गए मुनीब अख्तर साहब। ये इंतहाई काबिल जज हैं, आर्ग्यूमेंट रीजनिंग बहुत ज़बरदस्त होती है उनकी, क्योंकि अब तो लाइव भी मौजूद है तो हर कोई सुनता है, मैंने भी सुनी है, तो पढ़े भी तो पता चलता है कि उनकी बात में एक वज़न होता है, लॉजिक होती है, मंतक होती है। लेकिन हुकूमत जो है उनके लिए एक वो बहुत बड़ा चैलेंज थे और उस चैलेंज से आज उन्होंने यानी कि निमट लिया। निमटा कैसे? अब वो आपको याद है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक अब जो बेंचेस तश्कील पाते हैं वो 3 रुकनी जजेस कमेटी करती है, यानी बेंचों की तश्कील। उसमें होते हैं चीफ जस्टिस वक्त का जो भी हो, यानी शुरू ही अभी हुआ है काजी साहब के दौर में, फिर उसके बाद होगा सीनियर प्यून जज, और तीसरे नंबर का जो जज होगा इन सीनियरिटी लिस्ट, वो इन 3 जजेस पर मुश्तमिल वो कमेटी जो है बेंचेस की तश्कील करती है। अब रिसेंट वाक़या जो हुआ आपको याद है, मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो फैसला आया और उस पर जब रिव्यू फाइल हो गया और वो रिव्यू जब उस कमेटी के सामने पहुंचा, जजेस कमेटी के सामने जिसने बेंच तश्कील देना है, तो उसमें काजी साहब को शिकस्त हुई। काजी साहब का मौक़िफ़ ये था कि इसको फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, लेकिन जो दीगर 2 जज साहिबान हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, इनकी मुत्तफ़िका राय थी कि चूँकि छुट्टियाँ हैं और सुप्रीम कोर्ट रूल्स जो हैं वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते, लिहाजा इस रिव्यू को छुट्टियों के बाद मुकर्रर किया जाए। और वहाँ पे एक यानी सेटबैक हुआ काजी साहब के लिए भी और डेफिनेटली हुकूमत के लिए भी, क्योंकि इनकी तो ख्वाहिश थी फौरी तौर पे रिव्यू हो। बहरहाल वो रिव्यू अभी तक नहीं लगा, ये इत्तफाक की बात है। तो ये एक चैलेंज था। इसके अलावा और बहुत सारे मुतादिद मौक़े ऐसे थे। अभी याद है आपको जुडिशल कमीशन के इजलास से जस्टिस मुनीब अख्तर साहब नाराज़ होकर वॉकआउट कर गए, बाइकआउट कर गए इजलास का, और वहाँ पे किसी ने उनको मनाने की भी, रोकने की भी कोशिश नहीं की। इतलात यही हैं और वो इस चीज़ पर नाला हुए थे। उन्होंने अटर्नी जनरल से पूछा कि आप ये बताएं कि कोई आइनी तरामीम की बात चल रही है अदलिया के हवाले से, उसके ऊपर थोड़ी रहनुमाई करें। तो उन्होंने कहा जी ये यहाँ यानी इसका स्कोप नहीं है, जहाँ पे हम बैठे हैं ये मैंडेट नहीं है कि मैं उस पर बात करूँ, वो हुकूमत का अमल है, वो कर रहे हैं। तो इनके इनकार के ऊपर वो नाला होकर इजलास छोड़ के चले गए। तो हुकूमत को ये चैलेंज दरपेश था। जो अब तरमीम हो गई, अब उस तरमीम के मुताबिक जो वो 3 रुकनी जजेस कमेटी होगी उसमें चीफ जस्टिस अपनी जगह मौजूद रहेंगे, ये भी और आने वाले टाइम में भी ऑब्वियसली। और नंबर 2 जो होंगे सीनियर प्यून जज, वो भी उस कमेटी का हिस्सा होंगे। लेकिन जो तीसरा रुकन होगा उसकी जगह पे वो इख्तियार जो है वो दे दिया गया चीफ जस्टिस को कि तीसरे रुकन की जो तकर्रुर होगा या तैनाती होगी या शमूलियत होगी वो इस्तेहकाक होगा जो भी चीफ जस्टिस होगा उसका। वो चाहे तो ए को ले लें, चाहे तो बी को ले लें, चाहे तो सी को ले लें। आज ही प्रैक्टिस एंड ये जो तरमीम है इसका मंजूरी हुई और निफाज भी इसका हो गया। और निफाज ये हुआ है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इस कानून के तहत अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को इस कमेटी से निकाल दिया और उनकी जगह पे अब सीनियरिटी लिस्ट के अंदर मौजूद हैं 5वें नंबर पे जस्टिस अमीनुद्दीन, उनको इसमें शामिल कर लिया है।
तो ये आज ही बना, आज ही मंजूरी हुई, आज ही नफाज भी हो गया और अमल दरामद जो है वो काजी साहब ने इस पर कर भी दिया है। अब मेरा ख्याल है मैं इससे ज़्यादा क्लियर अल्फाज में आपको और कुछ कह नहीं सकता। ये तो एक तरमीम होगी, यानी कि अब उन्होंने मुनीब अख्तर साहब से भी हुकूमत ने इस कानून साजी के ज़रिए जान छुड़ा ली, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ पार्लिमान को अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स या अपने इश्यूज़ को सेटल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि आज आपने देखा वो जो पार्टी पोजीशन आई उसमें भी आपको नज़र आ रहा है, फैसला कुछ कह रहा है, इलेक्शन कमीशन अभी खामोश है, और इधर से इन्होंने पार्लिमान का इस्तेमाल करते हुए कानून साजी करके उस पर अमल दरामद भी कर लिया और इलेक्शन कमीशन को ख़त भी लिख दिया कि कानून जो है मुकद्दम है, फैसला जो है वो गैर मौसर है, वो अमल दरामद के काबिल नहीं है, तो आप कानून साजी के मुताबिक चलें। जिसका मतलब ये है कि फिर मखसूस नशिस्तें जो हैं तहरीक इंसाफ को ना दें। तो ये हुकूमत ने अपना काम कर लिया। दूसरा हिस्सा जो इसका है, जो तरमीम है यानी ऑर्डिनेंस वाली, वो है कि इंसानी हकूक़ के जो केसेस होते हैं, यानी कि अज़ खुद नोटिस या 184(3) की जो जुरिस्डिक्शन है, उसके अंदर ये कहा गया है कि दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। नंबर एक, जो पहले आएगा मामला उसको पहले सुना जाएगा, यानी पिक एंड चूज़ नहीं होगा, एक बात तो ये है। और दूसरी चीज़ ये कही गई है कि जो भी ऐसा मामला होगा यानी कि अज़ खुद नोटिस के काबिल, सबसे पहले उसकी मेंटेनेबिलिटी जो है वो उसको असर्टन करना ज़रूरी होगा, उसको साबित करना ज़रूरी होगा। यानी पहले तो ये तय होगा कि क्या वो काबिल समाअत है भी या नहीं, और फिर जो तरतीब बताई गई है, जो पहले होगा वो पहले सुना जाएगा, बाद वाला बाद में सुना जाएगा। ये भी उन्होंने काम कर दिया। अब इसके पीछे विजडम तो आपको नज़र आ रही है, विजडम तो मैं उसको नहीं कहूँगा, कम अज़ कम हुकूमत की हद तक जो विजडम है वो फोरसी कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो मुस्तकबिल करीब में हो सकती हैं, तो फिर उन्होंने उसकी पेशबंदी इकदाम करते हुए ये काम आज कर दिया। लेकिन इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये समझ रहा हूँ, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जिस तूफ़ानी रफ्तार के साथ हुकूमत आगे बढ़ रही है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इसका एंड कोई अच्छा नहीं होगा, ये किसी हादसे का भी शिकार हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ मैदान अमल में है, प्रेशर डाल रही है, एक यानी कि वोलेटाइल सिचुएशन ऑलरेडी है, और फिर आप पर दूसरी तरफ से आप इतने ऑफेंसिव इकदाम और इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ यानी कि आप कर रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट जो है वो तशवीशनाक हो सकता है। बहरहाल आज के लिए इतना ही, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।